हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रितेश वर्मा और लेकर आ गया हूं क्लास 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं रितेश वर्मा और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैसा कि आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम केवल कितने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में केवल हम 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और जिनके बोर्ड में आने की सारी संभावनाएं। केवल आप स्टूडेंट्स क्या करें, केवल आप हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ लीजिए। केवल आप हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ लीजिए। आपको मेरी गारंटी है, 100% मेरी गारंटी है, आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। आपको यहाँ से 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर अगर आप लोग इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर देखिए 20 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्लास को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप लोग इस क्लास को देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर कितने 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग क्या करिए, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। एक भी प्रश्न को मिस ना करें, एक भी प्रश्न को ना छोड़ें, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर आपने एक भी प्रश्न को छोड़ दिया तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको घाटा हो सकता है। ठीक है, तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग एक भी प्रश्न को ना छोड़ें, हर प्रश्न को नोट करते चलिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है। अब देखिए मैं इस प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरा फर्स्ट प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है और बिल्कुल आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। ये प्रश्न नंबर 1 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते भी रहेंगे कि कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। तो शुक्ल युग की समय सीमा जो स्टूडेंट्स कब से कब तक मानी जाती है, तो शुक्ल युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो नंबर ए ऑप्शन दिया क्या 1938 और नंबर बी ऑप्शन दिया है देखिए क्या 1850 से 1900 और नंबर सी ऑप्शन दिया है 1900 से 1920 तक और नंबर डी ऑप्शन दिया है 1938 से 1947 तक। तो नंबर ए ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स इसको सही कर लीजिएगा 1919 से 1938 तक। तो नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या रहेगी। तो शुक्ल युग की समय सीमा रहेगी 1919 से 1938 तक। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इससे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है वो इससे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रश्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखकर ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि स्टूडेंट्स आने वाले समय में आप लोगों को फायदा हो, ताकि आप पेपर में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक कौन है, साथ ही साथ में निबंधकार का नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल और नंबर बी ऑप्शन दिया है राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है राधा चरण गोस्वामी। अब नंबर सी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है प्रताप नारायण मिश्र दिया नंबर सी ऑप्शन और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है राधा कृष्ण दास। अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। स्टूडेंट्स आप अगर इस पूरी की पूरी क्लास को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर मेरी गारंटी, आपको हर प्रश्न 20 प्रश्न आपको सिर्फ इन 30 महत्वपूर्ण टॉपिकों में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि उपन्यास जो है आपका भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। नंबर ए ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र और नंबर बी ऑप्शन दिया है यशपाल और नंबर सी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा। तो ये आपका देखिए सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा आपका सही हो जाएगा। और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया वृंदावन लाल वर्मा। तो ये आपके देखिए तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका तीनों गलत हो जाएंगे और नंबर जो आपका ये जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा को सही कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा भगवती चरण वर्मा।
आप देखिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या, ठीक है। कहीं पर भी क्लास को मिस ना करिए, ठीक है, क्योंकि आपको सारे के सारे प्रश्न यहीं से ही देखने को मिलेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। अब देखिए शुक्लोत्तर युग की अब हमको समय सीमा बतानी है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या रहेगी, ठीक है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या रहेगी। नंबर ए ऑप्शन दिया है 1938 से 1980 तक, और नंबर बी ऑप्शन दिया 1900 से 1920 तक, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया है 1850 से 1900 तक, और नंबर डी ऑप्शन दिया 1936 से 1947 तक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 से 1980 तक। ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो आपका रहेगा 4, प्रश्न नंबर 4 का ए नंबर जो है ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का ए नंबर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है, हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है, स्टूडेंट्स मेरी बात को समझिए, पहले सुनिए सही से। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास है वो कब से आरंभ हुआ। तो हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो कब से आरंभ हुआ, ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में देखिए नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है। नंबर ए ऑप्शन दिया है 1850, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन दिया है 1938, ठीक है। ओ माय गॉड, देखिए 1938 लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1938 लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए नंबर बी ऑप्शन क्या दिया 1938, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 1919, नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 1919। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका जो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नंबर ए आपका सही हो जाएगा 1850। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, ठीक। प्रश्न नंबर 6 के देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और नंबर ए ऑप्शन दिया है डॉक्टर नगेंद्र, नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है डॉक्टर नगेंद्र, नंबर बी ऑप्शन देखिए क्या दिया है बाबू गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन दिया है आपका कौन सा, नंबर सी ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नंबर डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बेसिकली इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो नंबर ए ऑप्शन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र दिया है, नंबर बी ऑप्शन जो है वो बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय को सही कर लीजिएगा, बाबू गुलाब राय इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बाबू गुलाब राय आपके सही हो जाएंगे। तो नंबर बी ऑप्शन जो है बाबू गुलाब राय, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो नंबर बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा बाबू गुलाब राय। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहे हैं कि छायावादोत्तर, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, नंबर बी ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, नंबर सी ऑप्शन दिया है डॉक्टर नगेंद्र, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह, नंबर डी ऑप्शन दिया अध्यापक पूर्ण सिंह। तो नंबर ए ऑप्शन क्या समझ में आया, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताना है। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब सारे के सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग वैसा ही इस क्लास को पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं इन प्रश्नों को लिखना चाहूँगा कॉपी में लिख लें, तो आप लोग क्या करें इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न याद बने रहें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। कलम का जो सिपाही है ये देखिए यहाँ से कलम का सिपाही क्या है। कलम का सिपाही एक रचना है और जिसके लेखक का नाम बताना है हमको। यहाँ पर कलम के सिपाही के लेखक का नाम क्या है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया आपका क्या अमृत राय, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है मुंशी इंसाल्लाह खां, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है गुलाब राय, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया वैद्यनाथ मिश्र। अब यहाँ पर जो आपका नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा अमृत राय को सही कर लीजिएगा कि कलम का सिपाही जो है, कलम के सिपाही के लेखक का नाम क्या हो जाएगा। तो कलम के सिपाही के लेखक का नाम हो जाएगा अमृत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 9 को देखिए क्या कह रहा है कि त्याग पत्र यहाँ पर देखिए बात करते हैं, त्याग पत्र के बारे में बात हो रही है कि त्याग पत्र। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 के बारे में, प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि त्याग पत्र किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो क्या त्याग पत्र जो है ये किस विद्या की रचना है। आप लोग क्या करें, इन सारे के सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अभी हम इन 2 प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न रहेगा कि त्याग पत्र जो है ये किस विद्या की रचना। तो त्याग पत्र किस विद्या की रचना है, तो त्याग पत्र नंबर ए ऑप्शन दिया जीवनी, नंबर बी ऑप्शन दिया नाटक और नंबर सी ऑप्शन दिया उपन्यास। तो उपन्यास जो ये त्याग पत्र जो है ये उपन्यास विद्या की रचना। ठीक है, तो त्याग पत्र किस विद्या की रचना है, तो त्याग पत्र जो हो जाएगी ये उपन्यास विद्या की रचना हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए काफी सरल प्रश्न है। इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो कुछ सही कर लीजिएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। ये प्रश्न नंबर आपका 11 रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 11 रहेगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अब इस प्रश्न को आप लोगों को जरूर याद तैयार करके जाना है। ठीक है, इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है, अगर आप लोग इस प्रश्न को तैयार करके नहीं जाते हैं तो हो सकता है ये प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए और आप लोगों ने अगर याद ही नहीं किया तो आप लोगों का ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया है विष्णु प्रभाकर और नंबर ख ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, नंबर ग ऑप्शन दिया है प्रेमचंद और नंबर घ ऑप्शन दिया है चतुर्सेन शास्त्री। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ए ऑप्शन जो है विष्णु प्रभाकर सही कर लीजिएगा, विष्णु प्रभाकर सही हो जाएंगे कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि अथाह सागर के लेखक कौन है। अथाह सागर एक रचना है और अथाह सागर के लेखक का नाम बताना है, तो अथाह सागर के लेखक कौन हो जाएंगे, तो नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है जयप्रकाश भारती और नंबर बी ऑप्शन देखिए क्या दिया है श्याम सुंदर दास और नंबर सी ऑप्शन दिया है गुलाब राय और नंबर डी ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। ठीक है, तो जयप्रकाश भारती को सही कर लेंगे, जयप्रकाश भारती आपका सही हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि मेरी आत्मकथा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है, नंबर ए ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर बी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, नंबर सी ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद और नंबर डी ऑप्शन दिया है हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए यहाँ पर देखिए नंबर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मेरी जीवनी आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 14 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 और 15 इन दोनों प्रश्नों को लगातार स्क्रीन पर ला रहे हैं। अब देखिए लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है, तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या रहेगा, तो नंबर ए ऑप्शन दिया है मोहन राकेश और नंबर बी ऑप्शन दिया है गुलाब राय और नंबर सी ऑप्शन दिया है प्रेमघन और नंबर डी ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर। अब इस प्रश्न को पहले देख लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम कौन है, तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि जो तौलिए जो है, ठीक है, तौलिए के बारे में बात करते हैं। जो आपका जो तौलिए लिखा है, ठीक है, तौलिए जो है ये किस विद्या की रचना हो जाएगी, तो तौलिए जो है ये किस विद्या पर आधारित है। जो तौलिए जो है ये किस विद्या पर आधारित है, तो नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है, नंबर ए ऑप्शन दिया नाटक, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया एकांकी, नंबर सी ऑप्शन क्या दिया निबंध और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया कहानी। तो एकांकी को सही कर लीजिएगा, एकांकी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो तौलिए जो है ये एकांकी पर आधारित है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है। आप देखिए इस प्रश्न से आधारित आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक कौन है, नंबर ए ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है गुलाब राय, नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है भगवत शरण उपाध्याय और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया जयप्रकाश भारती। अब इन 4 में से देखिए जो आपका नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नंबर ए क्या दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि जो मेरा परिवार है, ठीक है, मेरा परिवार जो है रेखा चित्र किसकी कृति है। तो मेरा परिवार रेखा चित्र जो है किसकी कृति है। आप देखिए यहाँ पर देखिए मेरा परिवार जो रेखा चित्र है ये किसकी कृति है। तो नंबर ए ऑप्शन क्या दिया, प्रेमचंद्र, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया, महादेवी वर्मा, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, लल्लू लाल, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया, राम कुमार वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो है इसके सही हो जाएंगे। नंबर बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा को सही कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहे कि जो कृति कंकाल है, कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है, जो आपकी कृति है, ठीक है, ये आपकी रचना है, रचना का नाम क्या है, तो रचना का नाम है कंकाल, और कंकाल के लेखक कौन है। इसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद दिया, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है, राम कुमार वर्मा, और नंबर सी ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, और नंबर डी ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो भगवत शरण उपाध्याय ने कौन सा निबंध लिखा है, तो उसमें से राइट आंसर छांटना होगा। अब भगवत शरण उपाध्याय ने कौन सा निबंध लिखा है, ठीक है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया ठूठा आम, नंबर बी ऑप्शन दिया दृष्टिकोण, और नंबर सी ऑप्शन दिया ठेले पर हिमालय, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया नदी के द्वीप। अब इसमें से नंबर ए ऑप्शन क्या है, नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है हमसे कि निम्न में से छायावाद युग का कवि है। तो छायावाद युग के कवि भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से छायावाद युग का कवि कौन है। तो निम्न में से छायावाद युग का कवि कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत, नंबर बी ऑप्शन दिया है दद्दूलाल, और नंबर सी ऑप्शन दिया है नरेंद्र शर्मा, नंबर डी ऑप्शन दिया है कुतुबन दिया। तो इसमें से जो आपका सुमित्रा नंदन पंत जो है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत आपके सही हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि पलाश वन के रचनाकार का नाम बताना है। पलाश वन के रचनाकार का नाम बताना है, जिसमें से आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया भूषण, और नंबर बी ऑप्शन दिया श्रीधर पाठक, और नंबर सी ऑप्शन दिया है नरेंद्र शर्मा, नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है मीराबाई, ठीक है। इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि पलाश वन के रचनाकार का नाम बताना है। तो पलाश वन के रचनाकार हो जाएंगे नरेंद्र शर्मा। तो पलाश वन के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो पलाश वन के रचनाकार हो जाएंगे नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 22 को देखिए। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो साकेत जो महाकाव्य है, जो साकेत महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की थी। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, इसका तो आंसर कई छात्रों को पता होगा, ठीक है। हर छात्र को इसका आंसर पता होना चाहिए कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो मैथिली शरण गुप्त इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें 4 ऑप्शन कौन से दिए हैं। नंबर अब देखिए जयशंकर प्रसाद दिया, नागार्जुन दिए हैं, हरि औध दिए हैं, लेकिन सही ऑप्शन आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 23 को देख लीजिए कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। नंबर ए ऑप्शन दिया यशपाल, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है राम कुमार वर्मा, और नंबर सी ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा, नंबर डी ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए इस प्रश्न को समझ लीजिए कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो राम कुमार वर्मा है, ठीक है, राम कुमार वर्मा को सही कर लीजिएगा। राम कुमार वर्मा आपके सही हो जाएंगे। और जब तक के लिए हम आज की इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न, ठीक है, आज की इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न लेकर आते हैं कि ललित ललाम के रचयिता कौन है, ठीक है। ये आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। और आप लोग ऐसा करिए, आप लोगों ने अगर पूरी क्लास देख ली तो आपके यहाँ पर 20 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो 20 नंबर अब आपके कंप्लीट हो गए। आप लोगों को दोबारा से क्लास देखने की आवश्यकता हो सकता है, पढ़ भी सकती या फिर नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो चलिए ललित ललाम के रचयिता कौन है। तो ललित ललाम के रचयिता हो जाएंगे मतीराम हो जाएंगे। तो जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।